लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो 100% उसके अंदर किसी ना किसी तरीके की एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक रियल लाइफ मेजरमेंट का एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू मेजरमेंट के बारे में और एरर्स के बारे में कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फिजिक्स के अंदर फर्स्ट डे लैब में जाते हो तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट थमा दिया जाता है, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ये लेंथ को ही मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, बट इसका प्रिसीजन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और लैब के अंदर इतना बुरे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको कि आप लैब से पहले दिन ही अपना जो मुंह है वो खो देते हो। तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो हमारा वर्नियर कैलिपर्स कुछ ऐसा दिखता है और हमें टास्क दिया गया है, एक छोटी सी बॉल दे दी गई है और कहा गया है कि इस बॉल का डायमीटर जो है वो मेजर करो। ठीक है, हमने वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करना सीख रखा है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये काम कैसे करता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल के लिए हमने लैब में एंटर किया और हमने सीख लिया और हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमने हमारी टेबल बना रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसी 5 रीडिंग्स हमने ली है। हमने बॉल के डायामीटर को 5 बार मेजर किया है और सरप्राइजिंगली 5 बार जो हमारी रीडिंग है वो अलग अलग आई है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता पड़ गई कि सर का स्टेटमेंट सही है। जब भी आप मेजर करते हो तो पक्का किसी ना किसी तरीके की एरर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। अगर आप सिस्टमेटिक एरर्स को खत्म भी कर दोगे ना तो भी रैंडम एरर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, तभी तो आपका मेजरमेंट हर बार अलग अलग आ रहा है। सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि हम एक ही डायामीटर को 5 बार मेजर क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो रैंडम एरर इंट्रोड्यूस हो रही है वो दोनों साइड्स के अंदर होती है, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी। तो उसको खत्म करने के लिए हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और एवरेज लेते हैं। तो एवरेज लेने से क्या होता है, जो रैंडम फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और फाइनली जो एवरेज वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू के बहुत ही करीब पहुंच जाती है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, जिसने देखा होगा उसको आसानी से समझ में आ गई होगी। दूसरा सवाल यहां पर ये उठता है कि सर जब हमें पता पड़ गया कि इन रीडिंग्स के अंदर एरर है, राइट, और हम उस एरर को क्वांटिटेटिवली मतलब मेजर करना चाहते हैं कि कितनी ज्यादा एरर है, तो उसके लिए आपने हमें एक फॉर्मूला बताया था कि एरर का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू में से आप ट्रू वैल्यू को माइनस कर दो। अब मेजर्ड वैल्यू तो आपके पास में है, आप बोलोगे सर ट्रू वैल्यू हमारे पास में नहीं है। अब जिसने पिछला वीडियो देखा था उसको पता होगा, मैंने डिस्कस किया था कि ट्रू वैल्यू आपके पास में कभी हो ही नहीं सकती। अगर होती तो आप मेजर क्यों करते, राइट? आपके पास कभी नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि आपने जो इनका एवरेज निकाला है, राइट, क्योंकि आपने रैंडम एरर के इफेक्ट को खत्म कर दिया, क्योंकि सिस्टमेटिक एरर को आप ऑलरेडी खत्म कर चुके थे, तो जो ये एवरेज वैल्यू निकल के आएगी इसको ही आप ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। तो हमारा जो सबसे पहला टास्क होगा वो ये होगा कि हम ये मल्टीपल रीडिंग्स लें और इन सबका एवरेज निकाल लें। मैंने यहाँ पर ऐसा ही किया है, थोड़ी सहूलियत के लिए मैंने इनको D1, D2, D3, D4, D5 इस तरीके से डिनोट कर दिया। तो हमारी जो ट्रू वैल्यू हो जाएगी वो इन सब का एवरेज हो जाएगी। तो मैंने सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया और फाइनली कैलकुलेट करा तो मेरा आंसर आया 2.624। मैं डेसिमल के बाद में 3 डिजिट तक चला गया, राइट, लेकिन मुझे मेरा जो आंसर है वो 2 डिजिट्स तक ही लिखना है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किया है वो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स तक का ही प्रिसीजन मेरे को अलाउ करता है, राइट। तो इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ के नियम हम सीखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मैंने 3rd डिजिट हटा दी तो ये हो गया 2.62 सेंटीमीटर। तो इसको हम हमारी ट्रू वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इन रीडिंग्स के अंदर कितनी कितनी एरर है, तो अब हमारे लिए बड़ा आसान है, हम बता देंगे कि पहली रीडिंग के अंदर इतनी एरर है। हमने हमारी मेजर्ड वैल्यू में से जो ट्रू वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, उसको माइनस कर दिया तो 0.01 सेंटीमीटर हमारी एरर आ गई। सेकेंड रीडिंग के अंदर हमारी जो एरर है, हमने मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया, नेगेटिव 0.06 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर एक बार वापस से आपको दिखाई दे गया होगा कि रैंडम एरर है, कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है। इसी तरीके से 3rd में, 4th में और 5th में आपने एरर निकाल ली।
यहाँ पे एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशन यूज किया जाता है, इससे घबरा मत जाना, राइट। आप एरर इन D1 भी लिख सकते हो इंग्लिश के अंदर, है ना। अगर आपको सिंबल्स डराते हैं ना तो मत यूज करा करो, क्योंकि सिंबल्स केवल और केवल आपकी लैंग्वेज को इफिशिएंट बनाते हैं। अगर आपको डर लगता है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ठीक है ना, समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डेल्टा है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रायंगल जैसा है, ये डेल्टा बेसिकली किसी भी क्वांटिटी के छोटे से चेंज को डिनोट करता है। अब एरर भी तो छोटा सा चेंज ही है ना, कि हमारी ट्रू वैल्यू ये थी, मेजर्ड वैल्यू ये आई है, तो इतना चेंज हो गई है हमारी मेजर्ड वैल्यू। तो जहां पर भी आप एक किसी क्वांटिटी के छोटे से चेंज को डिनोट करते हो तो वहां पर इस सिंबल को यूज कर सकते हो, एरर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे एरर इन D1, मैं डायरेक्ट डेल्टा D1 लिख दूंगा, सिंबल के अंदर उसकी मीनिंग जो है वो रखी हुई है। तो मैंने हर रीडिंग के अंदर एरर्स निकाल ली, मुझे पता पड़ गया रैंडम एरर है, कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, इन सभी एरर्स का एवरेज वैल्यू निकालूंगा, उसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैं मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करूंगा इन सभी एरर्स का एवरेज निकाल के। लेकिन यहां पर ध्यान देना, इसको नोट कर लेना, आपको जब मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो इन सभी एरर्स का मॉड लेना है। मॉड लेने का मतलब क्या होता है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दो, बट अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो आप अपनी तरफ से नेगेटिव साइन हटा दो। आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड लेना है। एरर किस तरफ है भाड़ में जाए, आपको एरर कितनी है केवल और केवल वो कंसिडर करना है। इसलिए हम मॉड ऑफ एरर लेते हैं, यानी कि हम इन एरर्स को ऐड कर रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दियर साइंस। वैसा ही मैंने यहाँ पर किया, 5 से डिवाइड कर दिया तो मैंने देखा कि जो मेरी एरर निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, 0.11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरी ट्रू वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 2.62, और जो एरर है वो पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है नेगेटिव साइड में भी हो सकती है, वो कितनी निकल के आ रही है, 0.11 सेंटीमीटर। तो अब मैं मेरे मास्टर जी के पास में जाऊंगा और उनको मेरा जब फाइनल रिजल्ट बताऊंगा तो मैं किस तरीके से रिजल्ट लिखूंगा, मैं लिखूंगा मेरी ट्रू वैल्यू, ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, ट्रू वैल्यू 2.62, फिर प्लस माइनस मैं मेरे मास्टर जी को बताना चाहता हूं कि 2.62 से इतना ज़्यादा या इतना कम आपको डायमीटर मिलेगा, मेजर करके देख लो कितना ज़्यादा कितना कम, 0.11 सेंटीमीटर, जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो ये रिजल्ट को लिखने का एक तरीका हो गया, जिसमें ये डिनोट करता है ट्रू वैल्यू को और ये डिनोट करता है आपके मीन एब्सोल्यूट एरर को। प्लस माइनस सिंबल हम लगाते हैं ताकि हम दोनों तरफ की एरर की बात कर सकें। आगे समझ में। अब कई बार हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो केवल और केवल एब्सोल्यूट एरर के अंदर नहीं होता। हमारा इंटरेस्ट ये होता है कि जो हमारा रिजल्ट है, जो ट्रू वैल्यू है, उसके कंपैरिजन में हमारी एरर कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, यानी कि हम रिलेटिवली देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने रिलेटिव एरर का कंसेप्ट इजाद किया है। इसको बड़े आसानी से डिफाइन किया जा सकता है कि आपकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको आप ट्रू वैल्यू से, जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली थी ना, उससे डिवाइड कर दो, तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो रिलेटिव एरर कहलाएगी। और रिलेटिव एरर को भी एक बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज एरर की फॉर्म में। परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर को सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दो और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ये क्वांटिटी निकल के आएगी ये फाइनली आपको परसेंटेज के अंदर एरर्स प्रोवाइड करवा देगी। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4% हमें मिलेगा। इस तरीके से हम रिजल्ट को लिख सकते हैं। ये एक और तरीका है आपके मास्टर जी को जाके रिजल्ट बताने का कि सर हमने जो डायमीटर मेजर करा है उसका जो ट्रू वैल्यू है वो तो 2.62 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस इसके अंदर 4% एरर आ सकती है। अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो है इसका 4% एरर यानी कि ज़्यादा आ सकता है आपका वैल्यू, या फिर इससे 4% कम आ सकती है। कल को आप सपोज करो किसी बड़े बॉल का डायमीटर मेजर करोगे, ठीक है, और उसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसके अंदर फिर ये एरर 4% जो होगी ना वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड के अंदर एब्सोल्यूट एरर दे देगी, राइट। तो हमने बेसिकली रिलेटिवली अपनी एरर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है।
ठीक है, तो ये एक और तरीका है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक कंप्लीट प्रोसीजर सीख लिया कि रीडिंग्स मल्टीपल क्यों ली जाती है, उनका एवरेज वैल्यू क्यों निकाला जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्यों निकाली जाती है, रिजल्ट को कैसे लिखा जाता है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्यों निकाली जाती है, और उसके टर्म में रिजल्ट को किस तरीके से लिखा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आई होप ये आपको प्रैक्टिकल्स के दौरान मदद करेगा। तो अभी तक हमने एक स्फेयर का डायमीटर मेजर किया। हमने देखा कि लाख कोशिशें करने के बावजूद भी हम उसके अंदर एरर्स को आने से नहीं रोक पाए। अच्छी बात ये हुई कि हमने उस एरर को भी मेजर करना सीख लिया कि एरर कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, कितनी परसेंटेज एरर है, राइट। अभी जो बॉल का डायमीटर मेजर किया है, इसको यूज़ करके हम हो सकता है बॉल का सरफेस एरिया मेज़र करें, इसको यूज़ करके हम हो सकता है बॉल का वॉल्यूम मेज़र करें। तो जब आप जिस क्वांटिटी को मेज़र कर चुके हो उसके अंदर एरर है, तो उसको यूज़ करके कैलकुलेट करके जिस दूसरी क्वांटिटी को आप मेज़र करोगे, कैलकुलेट करोगे, उसके अंदर भी पक्का एरर आना तय है। इसी को हम कहते हैं एरर प्रोपेगेशन। ध्यान से सुनना, अगर आप किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हो तो उसके अंदर एरर आएगी, और उस मेजर्ड क्वांटिटी को यूज़ करके किसी अदर क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हो तो वो एरर उस अदर क्वांटिटी के अंदर भी चली जाती है। किन रूल्स के अकॉर्डिंग जाती है वो हम पढ़ेंगे, बट इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, एरर प्रोपेगेशन कहते हैं। कई लोग इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर भी कहते हैं, राइट। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंबल्स वगैरह आते हैं और बच्चे नॉर्मली डर जाया करते हैं। मैं डराऊँगा नहीं, अपन बिल्कुल कॉमन सेंस की टर्म्स में बात करेंगे, राइट। तो जैसे सपोज करो आपने दो रेजिस्टेंसेस मेज़र किए। पहला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2 ± 0.01 ओम। आई होप इस नोटेशन का मतलब तो सबको समझ में आ गया होगा। तो 2 ± 0.01 का मतलब है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1.99 ओम भी हो सकती है और 2.01 ओम भी हो सकती है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में आपको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी, आप मेजर करके देख लो। ऐसे जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 4 ± 0.02। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हो सकती है 3.98 मिनिमम और मैक्सिमम हो सकती है 4.02। एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, राइट। अब अगर आपको इन दोनों रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, ये स्टेटमेंट आपको हो सकता है बहुत डिफिकल्ट लगाओ, तो सिंपल ये कर लो कि अगर आपको इन दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करना हो तो उस एडिशन के अंदर जो नेट एरर आएगी वो कितनी होगी, आएगी भी या नहीं आएगी। ठीक है, पहले तो हम ये देखना चाहेंगे। तो हम एरर के रास्ते से नहीं चलते हैं, हम तो हमारे कॉमन सेंस के रास्ते पे चलते हैं, राइट। हम बोलेंगे कि अगर R1 की मिनिमम वैल्यू ये है, R2 की मिनिमम वैल्यू ये है, तो R1 और R2 को जो ऐड करके हमें क्वांटिटी मिलेगी उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको और इसको ऐड करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी 5.97। इसी तरीके से R1 की मैक्सिमम वैल्यू है 2.01, R2 की मैक्सिमम वैल्यू है 4.02। तो जो R1 प्लस R2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 6.03 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर एरर है, इसके अंदर एरर है, इन दोनों को ऐड करके आप कोई नई क्वांटिटी निकाल रहे हो, उसके अंदर भी एरर है, तभी तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप बता रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आप चाहो तो इसको और इसको इस तरीके से लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 6 ± 0.03। देखो करके देखो, 6 + 0.03 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और 6 - 0.03 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 5.97। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो R1 + R2 है इसकी वैल्यू 6 रही होगी, इसकी ट्रू वैल्यू 6 रही होगी, और इसके अंदर कितनी एरर आ गई होगी, 0.03, इतनी एरर आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। आपको लगेगा कि यार अगर ये R1 एरर वाला नहीं होता, अगर R1 के अंदर कोई एरर नहीं होती, अगर R2 के अंदर कोई एरर नहीं होती, तो R1 + R2 की जो ट्रू वैल्यू आती है वो कितनी आती, 4 + 2 6। लेकिन क्योंकि इसके अंदर एरर है, इसके अंदर एरर है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी एरर और इसकी एरर क्या हो जा रही है, यहाँ पर ऐड हो जा रही है।
और यहीं से हमें रूल पकड़ में आ गया। और रूल क्या कहता है कि आप जो क्वांटिटी निकालना चाह रहे हो वो इसके अंदर एरर और इसके अंदर एरर के इक्वल हो जाएगी उसकी नेट एरर। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी Z दो क्वांटिटीज A और B के सम के इक्वल है, आपने A को मेज़र किया उसके अंदर डेल्टा A एरर आ गई, आपने B को मेज़र किया उसके अंदर डेल्टा B एरर आ गई, तो Z के अंदर जो एरर आएगी वो आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। A की एरर और B की एरर को सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कोई डेरिवेशन वगैरह का सहारा नहीं लिया, बिल्कुल कॉमन सेंस का उपयोग किया है। और ये कॉमन सेंस का जो उपयोग किया है ना, ये हमें इसको समझने में, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा मदद करेगा। तो ये तो हुई एडिशन की बात कि जब दो क्वांटिटीज़ ऐड होती है जिनको आपने मेज़र किया है, जिनके अंदर एरर आई है, तो जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसके अंदर जो एरर आएगी वो इन दोनों क्वांटिटीज़ की एरर के सम के इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर कर दिया, मान लो अपन ये सब नहीं करते तो हम डायरेक्ट लिख देते कि हमारी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है 4 + 2 6 होगी और उसके अंदर एरर जो होगी वो 0.01 + 0.02 यानी कि 0.03 हो जाएगी, राइट। इतना सा काम हमने करना है। तो ये तो बहुत आसान रूल हो गया। अब यहाँ पर अपन चलते हैं डिफरेंस के ऊपर, डिफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपने अपनी खुद की हाइट मेजर करी, तो मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी बनाई है योर हाइट, इसको शॉर्ट में लिख दिया YH, और वो निकल के आई 162 सेंटीमीटर ट्रू वैल्यू, और मेजर कर रहे हो तो एरर भी आएगी, तो जो एरर है वो कितनी है 0.3 सेंटीमीटर। तो आपकी जो हाइट है वो 161.7 सेंटीमीटर से लेके 162.3 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। वो मेजरमेंट की एरर की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी प्रेजेंट है, राइट। ऐसे आपने अपने भाई की हाइट मेजर करी, ठीक है, तो उसका नाम मैंने रख दिया योर ब्रदर्स हाइट, शॉर्ट फॉर्म लिख दी YBH, और वो निकल के आई 170 ± 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि वो 169.8 सेंटीमीटर से लेके 170.2 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है। तो आपकी हाइट के अंदर भी एरर है, तभी तो वेरी कर रही है। आपके ब्रदर के हाइट के अंदर भी एरर है, तभी ये वेरी कर रही है। अब आप ये जानना चाहते हो कि हम दोनों की हाइट का डिफरेंस कितना है, मेरा ब्रदर मेरे से कितना ज़्यादा लंबा है। तो जो आपने डिफरेंस ऑफ हाइट निकालना चाहते हो, ठीक है, यानी कि आपके ब्रदर की हाइट में से आपकी हाइट को आप माइनस कर रहे हो। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तो जो ये रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी उसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी हमें? उसकी मिनिमम वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम इसकी मिनिमम वैल्यू में से, ध्यान दो, इसकी मिनिमम वैल्यू में से इसकी मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तब हमें ये जो डिफरेंस है वो मिनिमम मिलेगा। तो 169.8 में से मैंने 162.3 को माइनस कर दिया और मुझे आंसर मिला 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही कोई पूछे कि बताओ इस डिफरेंस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमम तब होगी जब इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी में से इसकी मिनिमम क्वांटिटी को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी कि 170.2 में से 161.7 को आप माइनस करोगे। करके देखो माइनस, तो आपका आंसर आएगा 8.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये डिफरेंस ऑफ हाइट्स नाम की क्वांटिटी आपने बनाई है वो 7.5 सेंटीमीटर से लेके 8.5 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि यार इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 ± 0.5 सेंटीमीटर। देखो 8 + 0.5 करोगे तो 8.5 मिल जाएगा, और 8 - 0.5 करोगे तो 7.5 मिल जाएगा। और इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपको नजर आ रहा है कि यार अगर हम 170 में से 162 को माइनस कर दें तो 8 मिल जाएगा। ध्यान देना, आप नोटिस करना यहाँ पे, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ट्रू वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें इसकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम भी बिल्कुल एकदम सहमत हैं। लेकिन थोड़ा सा उल्टा काम देखना अब यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। बात करें एरर की, तो एरर इसमें से इसको माइनस नहीं किया जा रहा। एरर के केस में आप नोटिस कर रहे हो कि यार एरर अभी भी इसकी और इसकी क्या हो रही है, आपस में ऐड हो रही है। 0.2 और 0.3 आपस में ऐड हो रहे हैं, तभी जाके हमें एरर कितनी मिल रही है, 0.5 सेंटीमीटर मिल रही है। एंड दिस इज रियली काउंटर इंट्यूटिव। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको मैथमेटिकली डिराइव नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए। तो अब आपको क्लियरली दिख गया होगा कि यार जब हम दो क्वांटिटीज का डिफरेंस निकालते हैं तो भी
एरर्स तो ऐड ही होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा जो सेकंड रूल है और जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर z a माइनस बी के इक्वल है तो जो डेल्टा z होगा वो स्टिल किसके इक्वल होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्वल होगा। तो आप क्वांटिटीज़ को ऐड करो या क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लो, एरर्स हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मान लो एक क्वांटिटी है z जिसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो किसकी मदद से, दो क्वांटिटीज आपने मेजर करी थी, एक तो a और एक b। अब जब आपने a को मेजर किया तो इसके अंदर कुछ एरर आ गई, जब b को मेजर किया तो इसके अंदर कुछ एरर आ गई, और क्योंकि इन दोनों का यूज करके आप z को कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर z के अंदर भी एरर आना तय है। तो z के अंदर जो एरर आएगी, ठीक है भाई, अगर आपको सीधा सीधा a मिल जाता, सीधा सीधा b मिल जाता तो आप सीधा सीधा z फाइंड आउट कर सकते थे, बट a की जगह आपको क्या मिला, a और प्लस माइनस इसके अंदर कुछ एरर। ऐसे सीधा सीधा b नहीं मिला, आपको क्या मिला, b प्लस माइनस इसके अंदर कुछ एरर। तो जब a की जगह ये मिला है, b की जगह ये मिला है, तो पक्का z की जगह भी आपको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, z प्लस माइनस z के अंदर कुछ एरर। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। तो a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू बी आ जाएगा, a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस a टाइम्स b के अंदर जो भी एरर है वो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस b टाइम्स a के अंदर जो भी एरर है वो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस a के अंदर वाली एरर और b के अंदर वाली एरर। ठीक है, यहां तक की बात भी सही है। आप देखोगे कि z खुद किसके इक्वल है, a इंटू बी के इक्वल है, तो z a b के इक्वल है, इसलिए z और a b तो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये z से a b कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक की बात भी समझ में आ गई। एक इस पे भी ध्यान देना, ये जो क्वांटिटी है डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b, आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि क्वांटिटी की तुलना में उसके अंदर जो एरर आ रही है वो बहुत बहुत ही कम होती है। तो ये इतनी छोटी क्वांटिटी है, ये इतनी छोटी क्वांटिटी है, तो सोचो इनका मल्टीप्लिकेशन तो कितना ही छोटा होगा। जैसे आप 0.01 को 0.02 से मल्टीप्लाई करो तो जो फाइनली रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वो होता है 0.002। ठीक है, तो ये इतना छोटा होगा कि आप इसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। अदर जो क्वांटिटीज़ है उनके कंपैरिजन में आप क्या कर सकते हो, इनको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अब जो हमारा रिजल्ट बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, यहाँ पर तो आ जाएगा डेल्टा z और इधर आ जाएगा प्लस माइनस a टाइम्स डेल्टा b एंड प्लस माइनस b टाइम्स डेल्टा a। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, a मल्टीप्लाइड बाय b से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी a मल्टीप्लाइड बाय b से डिवाइड कर देता हूँ, और इसको भी a मल्टीप्लाइड बाय b से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, और ये जो a b मैंने लिखा है इसको z लिखा जा सकता है। तो फाइनली आ जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वस टू प्लस माइनस, बाहर ले लेते हैं इसको, इधर बचेगा डेल्टा b अपॉन b, इधर बचेगा डेल्टा a अपॉन a। तो थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, पहले a को लिख देते हैं डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ख़ास चीज़ नज़र आई। ख़ास चीज़ क्या नज़र आई हमें, कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके किसी तीसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो एरर्स डायरेक्ट ऐड नहीं होती, जैसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हो रहा था। एरर्स डायरेक्ट ऐड नहीं होती, रिलेटिव एरर्स जो हैं वो डायरेक्ट ऐड होती है। तो z के अंदर आने वाली जो रिलेटिव एरर है वो a के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर और b के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर के सम के इक्वल हो जाएगी। और मैंने बताया था रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के अंदर कोई खास डिफरेंस होता नहीं है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप यूँ भी लिख सकते हो कि z के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर जो होगी वो a के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर और b के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर के इक्वल हो जाएगी। ये नोटेशन मैंने खुद का बना लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है
तो रिजल्टेंट क्वांटिटी के अंदर जो एरर आती है उसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप रिजल्टेंट क्वांटिटी के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कर सकते हो। वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर्स के सम के इक्वल हो जाएगी। कुछ ऐसा का ऐसा ही रूल एग्जिस्ट करेगा हमारे डिवीज़न के लिए भी। जैसे आपने देखा था कि प्लस और माइनस इन दोनों के लिए रूल सेम था, वैसे ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवीज़न इन दोनों के लिए रूल सेम रहेगा। तो दो क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करो या फिर दो क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड करो, रिजल्टेंट क्वांटिटी के अंदर आने वाली जो रिलेटिव एरर है या परसेंटेज एरर है वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर के सम के इक्वल हो जाया करती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा रूल नंबर बन गया 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर z कोई क्वांटिटी है जो कि a इंटू बी के इक्वल है या फिर z कोई क्वांटिटी है जो कि a डिवाइडेड बाय b के इक्वल है, तो z के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर जो होगी वो a के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर प्लस b के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर के सम के इक्वल हो जाएगी। या फिर z के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर a के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर और b के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर के सम के इक्वल हो जानी चाहिए। तो हमने एडिशन कर लिया, हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर लिया। जो लास्ट ऑपरेशन बच रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट ऑपरेशन है, हो सकता है हमने कोई क्वांटिटी मेज़र करी हो a, ठीक है, हो सकता है हमने कोई क्वांटिटी मेज़र करी a और हम कोई क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं z, और z जो है वो a की पावर सपोज करो n के इक्वल है। अब यहाँ पर अपन जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसको रेज कर रहे हैं किसी पावर तक, तब जाके हमारी क्वांटिटी कैलकुलेट हो रही है। तो इस केस में एरर कैसे प्रोपेगेट होगी, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर a सीधा का सीधा a होता तो z कैलकुलेट कर लेते हैं, बट a की जगह तो हमें क्या मिला है, a प्लस माइनस डेल्टा a मिला है, तो इसकी पावर n कर रहे हैं हम। तो पक्का फिर यहाँ पर भी z नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा z प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई। अब देखते हैं, देखें तो ये जो z प्लस माइनस डेल्टा z होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है ना, हम इसको अगर पावर 1 होती, पावर 2 होती या पावर 3 भी होती, वहाँ तक तो हम एक्सपेंड कर लेते, क्योंकि छोटी क्लासेस के अंदर हमने एक्सपेंड करना सीखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा। बट यहाँ पे तो पावर कुछ भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, राइट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। घबराना मत, मैं आपको बताता हूँ अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर आसानी से लगाया जाए उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जो क्वांटिटी है ना a, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लें। तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो बाहर आते आते जो पावर n है ये इसके ऊपर भी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा a की पावर n। और अब ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, इधर तो रह जाएगा 1 और इधर रह जाएगा डेल्टा a अपॉन a की पावर n। किसी को भी अगर मुश्किल होना इन सारे के सारे स्टेप्स के ऊपर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अगर कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बताओगे कि सर हमें इतनी मैथ्स यूज़ करने के अंदर भी मुश्किल हो रही है, तो फिर मैं उसका भी तरीका बताऊंगा। बट कमेंट बॉक्स के अंदर हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। बट आई होप मेरे हिसाब से तो ईजी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस क्वांटिटी को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने का मतलब होता है ब्रैकेट की सारी क्वांटिटीज़ को उस क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। तो मैंने a को a से डिवाइड किया तो 1 आ गया, डेल्टा a को a से डिवाइड किया तो ये आ गया, पावर अपनी n लगी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आ गई। अब हमारी जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हमें क्या कहती है, वो हमें ऐसा कहती है कि 1 प्लस x की पावर n जो होती है इसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बोल सकते हो। तो ये जो 1 प्लस x की पावर n होती है ये सिंपली किसके इक्वल हो जाती है, 1 प्लस nx के इक्वल हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली। बस शर्त ये है कि x जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। ये क्वांटिटी अगर 1 से बहुत छोटी होगी
तो आप 1 प्लस एक्स की पावर n को बड़ी ही आसानी से 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि हमारे केस में ऐसा हो रहा है क्या। तो हमारे केस में हमने देखा कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 था, मिल रहा है अभी तक, ठीक है। यहाँ पर x 1 से बहुत छोटी क्वांटिटी, तो हम देखते हैं कि यार हमारी ये जो क्वांटिटी है उसमें हम एरर को, एरर होती है 0.01, 0.02, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, अपनी मेन फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पक्का लेस देन 1 आएगी। तो ये क्वांटिटी भी आपकी क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है। तो हमने देखा है हमारा केस एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी कि हम इसको इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a पावर n 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, ठीक है। और जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a की पावर n प्लस a की पावर n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। अब नोटिस करो z खुद किसके इक्वल है, a की पावर n के इक्वल है। z खुद किसके इक्वल है, a की पावर n के इक्वल है। इसका मतलब है इस z से ये a की पावर n क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो। तो अब इससे ये खत्म हो गया, और ये जो a की पावर n है ना, उसको मैं इसके नीचे ले आऊँगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, डेल्टा z अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। और ये जो a की पावर n है, इसको चाहो तो आप z लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। तो अब हमें एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रूल पकड़ में आ गया कि अगर आपने कोई क्वांटिटी मेजर करी है a और आप कोई क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसको पावर n तक रेज करके, तो इस क्वांटिटी के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर, ध्यान रखना यहाँ पे आप डेल्टा z काउंट नहीं कर रहे, यहाँ पे डेल्टा z अपॉन z काउंट कर रहे हो। तो इस क्वांटिटी के अंदर आने वाली जो रिलेटिव एरर है वो इस क्वांटिटी के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर के n टाइम्स इक्वल होती है। तो ये हमारा पावर का रूल हो गया। तो जो जो बेसिक ऑपरेशन करे जा सकते हैं क्वांटिटीज को मेजर करके किसी अदर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, हमने उन सब रूल्स, उन सब ऑपरेशंस के लिए रूल्स जो है वो बना लिए हैं। तो एक काम करते हैं, उन सारे के सारे रूल्स को कंक्लूड करते हैं और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे एरर के सारे रूल्स अपनों ने एक सिंगल पेज के ऊपर कंक्लूड कर लिए। अगर z a प्लस बी के इक्वल है तो z के अंदर आने वाली एरर डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्वल हो जाएगी। अगर z a माइनस b के इक्वल है तो भी z के अंदर आने वाली जो एरर है वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b के इक्वल हो जाएगी। यानी कि एरर्स हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। सिमिलर सा रूल आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। अगर z a इंटू बी के इक्वल है तो हम डायरेक्ट डेल्टा z तो नहीं निकाल सकते, हाँ रिलेटिव एरर इन z जो होगी या परसेंटेज एरर इन z जो होगी वो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन b के इक्वल होगी। एंड सिमिलर रूल फॉर डिवीजन। तो डिवीजन के केस में आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाना, रूल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। पावर के लिए हमने रूल देखा था कि z अगर a की पावर n के इक्वल है तो z के अंदर आने वाली जो रिलेटिव एरर है वो n टाइम्स a के अंदर आने वाली रिलेटिव एरर के इक्वल हो जाएगी, या परसेंटेज एरर इन z जो होगी वो n टाइम्स परसेंटेज एरर इन a के इक्वल हो जाएगी। तो अगर इन तीनों को एक साथ लिखें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि z a की पावर m टाइम्स b की पावर n के इक्वल हो सकती है। अब यहाँ पे m और n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें डिवीजन वाला केस भी आ गया अगर नेगेटिव पावर्स है तो, राइट। तो कुल मिला के हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो रूल ये कहता है कि z के अंदर आने वाली जो रिलेटिव एरर है वो m टाइम्स, पावर का रूल तो क्या कहता है कि पावर आगे आ जानी चाहिए, तो m टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, और मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है कि ऐड हो जानी चाहिए रिलेटिव एरर्स। तो ये हो जाएगा m टाइम्स डेल्टा a अपॉन a और ये हो जाएगा n टाइम्स डेल्टा b अपॉन b, और मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर मॉड लगाया है, इसके ऊपर ध्यान देना, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। इसका मतलब ये है कि पावर भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें रिलेटिव एरर्स को पावर से मल्टीप्लाई करके हमेशा ऐड ही करना है।
बस यहाँ पर गलती मत करना, और यही चीज़ है जो कि आपको इन सारे के सारे रूल्स को कंक्लूड करवा देगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि कोई क्वांटिटी है P, जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो किन के दम पर, 4 अलग अलग क्वांटिटीज़ के दम पर जिनको आपने मेज़र किया है, A, B, C और D। A के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, B के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 3% है, C के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 4 है, और D के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो 2% है। अब सबसे खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर हमें ABCD के अंदर जो एरर्स हैं वो परसेंटेज एरर दे रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज एरर की टर्म्स में लिखते हैं, एब्सोल्यूट एरर की टर्म्स में तो केवल और केवल ऊपर वाले 2 रूल्स थे, आधा काम हमारा आसान हो गया। और पूछा भी यही जा रहा है कि बताओ परसेंटेज एरर इन P क्या होगी। तो हमारे सबसे पहले इस लिस्ट में से अपन पहचानेंगे कि कौन से रूल को अप्लाई किया जा सकता है। तो आप नोटिस करोगे कि लास्ट वाला रूल यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। कैसे अप्लाई किया जा सकता है? आप चाहो तो P को लिख सकते हो A पावर 3, B पावर 2, C पावर -½ रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और आप ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में तो वो माइनस हो जाएगा, और D पावर -1। तो ऐसा कुछ रूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रूल के अकॉर्डिंग P के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर जो है, मैंने यहाँ पे रिलेटिव एरर लिखा है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगी ना, वो 3 टाइम्स A के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर के इक्वल हो जाएगी, मॉड लगा दिया, 2 टाइम्स B के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर के इक्वल हो जाएगी, मॉड लगा दिया। अब यहाँ पे नोटिस करना, पावर नेगेटिव है तो -½ टाइम्स C के अंदर आने वाली परसेंटेज एरर के इक्वल हो जाएगी, मॉड लगा दिया। तो इस मॉड लगाने की वजह से ये नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप एग्जाम में ऐसे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, राइट। और प्लस यहाँ पर आ जाएगा -1, पावर आगे और D के अंदर परसेंटेज एरर, अगेन मॉड लगाते ही आपका ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव साइन बन जाएगा। रखते हैं सबकी वैल्यू, तो हो जाएगा 3 टाइम्स 1%, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स 3%, यहाँ पर हो जाएगा ये नेगेटिव साइन तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो ही गया, तो ये हो जाएगा ½ टाइम्स 4%, और ये हो जाएगा 1 टाइम्स, इसके अंदर परसेंटेज एरर कितनी है? 2%। तो ये हो जाएगा आपका 3%, यहाँ पर आ जाएगा 6%, यहाँ पर आ जाएगा 2%, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2%। तो 6 + 3 9 + 2 11 + 2 13, तो टोटल एरर कितनी आ जानी चाहिए आपकी? 13% एरर आ जानी चाहिए। तो अगर P इस तरीके से रिलेटेड है A, B, C और D से, तो P के अंदर आने वाली जो रिलेटिव एरर है या P के अंदर आने वाली जो परसेंटेज एरर है वो कितनी हो जाएगी? 13% हो जाएगी। अब एक खास बात जो मैं आप बच्चों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस क्लास के अंदर, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब ऑनलाइन पढ़ाने और पढ़ने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे वीडियो स्टार्ट तो करते हैं बट ड्यू टू वेरियस डिस्ट्रैक्शन पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। मुझे सब पता चल जाता है, यूट्यूब के अंदर एनालिटिक्स के अंदर सब पता चल जाता है कि बहुत कम बच्चे ही इन वीडियोज़ को पूरा देख रहे हैं। बट जो भी पूरा देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि उनको फ़ायदा हो, और आपको फ़ायदा तब होगा जब केवल और केवल आप मेरी बातों को सुनेंगे नहीं, आप समझेंगे भी। ध्यान रखना, टीचर का जो योगदान है वो केवल और केवल 10% होता है, 90% मेहनत अभी भी आपको ही करनी है। तो ये जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट मैंने बनाई है, और उस प्रैक्टिस शीट को मैं शेयर करूंगा उन बच्चों के साथ में जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, जो रेगुलरली इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। और अगर आपने उस प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस कर लिए ना तो आप दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ध्यान दो बच्चों, मैं यहाँ पर किसी एग्ज़ाम के स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रहा, लेकिन पावर इतनी है कि हम यहाँ पर पढ़ने के दम पर दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये आपकी सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ऑब्वियसली अगर आप इन वीडियोस को पूरा देखेंगे, सवाल करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा तो फिर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर हम डिस्कशन कर सकते हैं इन वीडियोस के बारे में, और मैं आपके साथ में एक टेलीग्राम की लिंक शेयर कर रहा हूँ। एक टेलीग्राम लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम एक ऐप है, बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो,
वहाँ पर मैं आपको रेगुलरली जब भी मुझे लगेगा कि हाँ यार बच्चों से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने चाहिए, मैं प्रैक्टिस शीट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। तभी तो आपको मज़ा आएगा यार, तभी मैं चाहता हूँ कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।